नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबर के बारे में विस्तार से इस शो के जरिए हम आपको जानकारी देंगे। जिस शो का नाम है खबर गरम है। तो जहां एक तरफ राजस्थान में कल मतदान होना है तो दूसरी तरफ तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अब मान के चलिए कि अंतिम चरण में है। ऐसे में तमाम दिग्गजों ने यहां प्रचार में जान झोंक दी है। त्रिकोणीय चुनाव इस बार तेलंगाना में नजर आ रहा है। तेलंगाना में मतदान के लिए 6 दिन बचे हैं। यहां सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस चुनावी मैदान में भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी 3 अहम खिलाड़ी हैं जिनमें आपस में मुकाबला है। प्रचार में तीनों पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। निजामाबाद में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 साल में TSPSC की परीक्षा की 6 श्रेणियों में परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। हमने ये तय किया है कि हम तेलंगाना में 2.5 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। पेपर लीक मामले को लेकर आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मित्रों, पिछले 7 साल में TSPSC की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो सारे लोगों को हम जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, केसीआर की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें तेलंगाना में जनसभा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि केंद्र सरकार और यहां की राज्य सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई का कितना बोझ आप पर पड़ रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। నాకు తెలుసు మీరందరూ ఎంతో కష్ట నష్టాలు పడుతున్నారని, అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి వల్ల కూడా ధరల పెరుగుదల వల్ల కూడా మీ జీవితంలో రోజు రోజుకు కష్టాలు పెరుగుతున్నాయి। ఆ విషయం నాకు తెలుసు। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में। కాబట్టి इस बार का तेलंगाना चुनाव दिलचस्प रहेगा। यहाँ तीनों बड़े दलों ने जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है, पूरी जान झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि किस दल पर जनता विश्वास जताती है। तो वोटर्स को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो में जाति और धर्म का फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। तीनों ही पार्टियां तेलंगाना के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। कोई धर्म के सहारे वोटर को लुभाने में लगा है तो किसी ने जाति का मुद्दा उठाकर मतदाता को साधने का प्लान बनाया है। देखना यह है कि वोटर किस मैनिफेस्टो को तरजीह देकर मतदान करेगा। फिलहाल नतीजों से हटकर देखें तो तीनों ही दल अपने अपने मैनिफेस्टो को बेहतर बता रहे हैं और जनता के बीच भारी समर्थन का दावा कर रहे हैं। और साथ ही यह कहा जा रहा है कि इस बार ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है। उधर राजस्थान में आपको बता दें कल मतदान होने जा रहा है। 199 सीटों पर यहां पर वोटर्स अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान में चुनावी शोर और हो हल्ला थम चुका है और अगले कुछ घंटों के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश की 200 में से कुल 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु के चलते चुनाव टाल दिए गए हैं।
राजस्थान में मतदान प्रक्रिया को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस कर्मियों से लेकर होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई है। कुल 700 सुरक्षा कंपनियों की तैनाती की गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के साथ ही राजस्थान के भी नतीजे आएंगे। कि मैं समझता हूं कि देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 17 साल पहले, तब का और अब तक का सफ़र जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है। और कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया। उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए, इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। प्रदेश के कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से इन मतदान केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। राज्य भर में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें रिजर्व मतदान कार्य में उपयोग लाई जाएंगी। तो राजस्थान की 199 सीटों के लिए कुल 5.25 करोड़ वोटर्स वोट करते नजर आएंगे। इनमें से 2,73,000 पुरुष वोटर हैं और 2,52 लाख महिला वोटर्स हैं। वहीं 22 लाख से ज्यादा नए वोटर बने हैं। तेलंगाना की बात की जाए तो वहां पर भी 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और यहां पर भी महिला और पुरुष की संख्या अलग अलग नजर आती है। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के और ये बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और इसे जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पूरी जान लगा दी गई है। तो राजस्थान में मतदान के कुछ घंटे पहले भी बयानबाजी का दौर लगातार गर्माता नजर आ रहा है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके इस बयान पर पलटवार किया। राजस्थान में मतदान के लिए भले ही कुछ घंटे का समय बाकी रह गया हो, लेकिन बयानबाजी का दौर और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। राजस्थान में मतदान से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक चुनी हुई सरकार को गिराना पाप है, जनता इसका बदला लेगी। कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। इस बार आम लोग जो है मानस बना चुके हैं सरकार रिपीट करना कि हमने इतने अच्छे कानून पास किए, इतनी अच्छी स्कीम लेके आए, इतनी अच्छी गारंटी दी हमने। एक तो बात थी। दूसरा जो सरकार गिराने का षड्यंत्र किया उन्होंने, उसका जो कामयाब नहीं हो पाए, वो गुस्सा लोगों के दिमाग के अंदर है। हमारी चुनी सरकार को गिरा रहे थे लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में गिरा दी सरकार ने, खरीद फरोख्त करके, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ने गिरा दी। उसको लोगों ने लाइक नहीं किया। हमारे लोगों ने फोन किए कि 6 महीने होटल में बैठे रहो, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। ये फोन आते थे एमएलए के पास, वो गुस्सा भी लोगों के दिमाग के अंदर। मैं समझता हूँ कल उसका बदला ही बोलेंगे कि चुनी सरकारों गिराना पाप है। सर, वोटिंग डे के लिए क्या खास रणनीति है सर कांग्रेस की? आखिरी सवाल यही है। रणनीति क्या है? घर घर में माहौल बना रहे पूरे प्रदेश के अंदर, अंडर करंट चल रहा है राजस्थान के अंदर, अंदरूनी लहर चल रही है राजस्थान की। गारंटियों की लहर, गहलोत जी की लहर, आप सब समझ लीजिए। गुड गवर्नेंस की भी है जी। लोग मान गए कि इतनी स्कीम आज तक जिंदगी में आई नहीं है, पहली बार आई है। और मैं समझता हूँ कि कानून शानदार बने हैं, स्कीम शानदार दी है, महंगे राज शिविर के अंदर शानदार काम किया, 3 लाख नौकरी दी है,
तो लोग समझते हैं कि इतना अच्छे गवर्नेंस हमें दिए है और कोविड में अच्छा काम किया है, बिरोड़ा मॉडल चला गया दुनिया भर के मुल्कों के अंदर, तो लोग और क्या चाहिए। वहीं झालावाड़ में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें 3 तारीख को पता चलेगा कितना अंडर करंट है, तब तक अंडर करंट रहने दीजिए। हाँ, 3 तारीख को उनको पता चलेगा कि वो अंडर करंट क्या है। अंडर करंट तब तक 3 तारीख तक रहने दो, कोई नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ ही बार पलटवार का दौर काफी तेज हो गया था। ऐसे में सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। तो राजस्थान में पिछले 30 सालों से एक चीज जो सबसे दिलचस्प होती आ रही है वो है यहां पर विधानसभा चुनाव में राज बदलता रहता है और ये राज जो है वो पिछले 30 सालों से बदल रहा है। यानी एक बार बीजेपी आती है तो एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रिवाज को बदलने की ठानी है। राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि इस बार फिर से कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। उन्हें अशोक गहलोत की जीत पर पूरा भरोसा है और इस बार तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के खास तौर पर वो चुनावी रण में नजर भी आए हैं और उन्होंने पूरे जोर तरीके से यहां पर प्रचार भी किया। और उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान अब मानकर चलिए कि अंतिम चरण में है। कभी भी अच्छी खबर सामने आती नजर आ जाएगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि रुकावट नहीं आती तो कुछ घंटे में ये मजदूर सुरक्षित वापस आ जाएंगे। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को फंसे 12 दिन बीत चुके हैं। हर दिन लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा और मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन रेस्क्यू टीम और मशीनों के आगे हर बार कोई ना कोई नई बाधा खड़ी हो जाती है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तैयार रखी जा रही वैकल्पिक सुरंग के पूरा होने में सिर्फ 10 से 12 मीटर की दूरी बची है। फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 से 15 घंटे और लग सकते हैं। पूरे देश में दुआएं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया। पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग बनाने वाली अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म 25 टन वजनी है। ड्रिलिंग के दौरान बार बार सरिया की वजह से प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से भी काम रुक जाता है। 6 मीटर के पाइप को एक दूसरे से जोड़ने में भी काफी समय लग रहा है। जोड़ने, चालू करने और उन्हें पुश करने की पूरी प्रक्रिया में 4-5 घंटे चाहिए होते हैं। सुरंग में पाइप डालने के दौरान वेल्डिंग से उठने वाला धुआं टनल में जाता है, जिससे मजदूरों को परेशानी होती है। वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम है, ऐसे में उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखकर भी काम धीरे धीरे किया जा रहा है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुधवार को दोपहर 2 बजे अमेरिकी ऑगर मशीनों को पहली बाधा का सामना करना पड़ा था। तब 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी। इसके बाद ऑगर मशीन को बाहर निकाला गया ताकि नई चुनौतियों के लिए उसे और ज्यादा व्यवस्थित किया जा सके। बाधाओं की वजह से उसके प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा।
3 कोशिशों के बाद भी एनडीआरएफ कर्मी लोहे की छड़ों को नहीं काट पाए थे। उनके सामने अंदर कई सारी चुनौतियां थी, जगह कम थी, गैस कटर की वजह से वहां का तापमान काफी ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती थी। इसके अलावा पाइप के भीतर ऑक्सीजन की कमी से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम वो परेशानियां हैं जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना समय लग रहा है। और बात करते हैं उचाना की, जहां पर एक स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अब जांच काफी तेज हो चुकी है। एडीजीपी श्रीकांत यादव खुद उचाना पहुंचे। स्कूल में 1 घंटे का समय उन्होंने बिताया और बातचीत भी की। उचाना के स्कूल में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एडीजीपी श्रीकांत यादव उचाना पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 1 घंटे तक स्कूल में बातचीत की। स्कूल से बाहर आए एडीजीपी ने बताया कि प्रशासन की ओर से नंबर दिए गए हैं, अगर बच्चों के पेरेंट्स बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही एसआईटी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में जल्द से जल्द सही जाँच किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो एक सेंसिटिव इशू है, जो उसकी एसआईटी जांच कर रही है और उसी सिलसिले में यहाँ आया था। मैंने बच्चों से इंटरेक्ट भी किया है और वो सारी जो इंटरेक्शन है एसआईटी से भी शेयर हुई है और हम हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी बात पे संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी बात छूटे ना। और इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके अलावा भी कोई बात आती है तो हम उस पर बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहेंगे। तो एसआईटी को भी ये निर्देश है कि जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करें और कंप्लेंट बॉक्स भी यहाँ लगा दिए है। हमने अपना नंबर भी बच्चों के साथ शेयर किया है, तो सीधी तौर पे अगर कोई सूचना देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये अपील करो कुछ बताना चाहते हैं तो सीधी तौर पे बता सकते हैं। वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 142 नाबालिग लड़कियों ने प्रिंसिपल पर 6 साल तक उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जींद जिले के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा ने यह बताया कि एसडीएम के नेतृत्व में जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुल 390 लड़कियों के बयान दर्ज किए गए हैं और 142 मामलों की शिकायतें दर्ज की गई हैं। इस मामले में आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल 31 अगस्त को उचाना के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग सहित अन्य को कथित तौर पर ये कृत्य जो हुए हैं उनके बारे में पत्र लिखा था। इसमें छात्राओं ने यह खुलासा किया था कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें प्रिंसिपल रूम में बुलाता है और उनके साथ गंदी हरकतें करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। इसके बाद ये मामला गरमाया है। इसमें कमेटी का गठन किया गया। प्राथमिक तौर पर उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और उसके अनुसार जो प्रिंसिपल है वो दोषी पाया जा रहा है। अब नियमित जांच इस मामले की चल रही है। और बात करते हैं पंचकुला की, तो पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की एक बहुत ही अहम बैठक हुई है। संगठन से जुड़ी इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने यह जानकारी दी कि यह बैठक क्यों खास रही। हरियाणा भाजपा मिशन 2024 के लिए अभी तैयारियों में जुट गई है। पंचकुला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की अध्यक्षता में संगठन की बैठक हुई। ये बैठक 2 दौर में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली औपचारिक बैठक रही। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए रणनीति बनाई गई। इस यात्रा के अंदर वो जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी
और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया। वहीं नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान पर भी तंज कसा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। मैंने कहा है कि उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है, वो बौखलाए हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, मर्यादित भाषा बोलते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं, ताकि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए, परंतु काम करना चाहिए। इस यात्रा की बात करें तो 60 दिन तक ये यात्रा पूरे प्रदेश को कवर करेगी। बैठक में एमपी, एमएलए, केंद्र और राज्य के मंत्री समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी बड़े बड़े तरीके से जो भी आगे बढ़ाने के प्रयास हैं, रणनीति को उसे बढ़ा रही है, जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी, और बीजेपी की तरफ से लगातार नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में आपको बता दें विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में होंगे, जिसको देखते हुए प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता एक्टिव मोड में हैं और इसी रणनीति के तहत पंचकुला की पार्टी में ये आपको बता दें जो कार्यालय है वहां पर बैठक बुलाई गई और इसमें एक रणनीति बनाई गई है। और बात करते हैं पलवल की, जहां पर जिंदगी को खतरे में डालकर शिक्षा लेने के लिए बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पलवल जिला के गांव बघोला में स्कूल जाते वक्त बच्चों को जान हथेली पर रखकर हाईवे पार करना पड़ रहा है। जब तक बच्चे स्कूल से लौट न आए तब तक बच्चे व उनके अभिभावकों को चिंता सताए रहती है। हाईवे से सटे इस हाई स्कूल का नया भवन बनाए जाने के बाद यहां पर क्लास लगनी शुरू हो गई है। इसमें 300 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए न तो हाईवे पर कोई कट है और न ही कोई फुट ओवर ब्रिज है। ऐसे में बच्चों को हाईवे पर तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों के बीच से होकर सड़क पार करनी पड़ती है। पुलिस की ओर से यहाँ पर बच्चों को हाईवे पार कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, इससे यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर, हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी पुलिस प्रशासन के नाम और कोतवाली में यहाँ जो चौकी बनाई हुई वहाँ देने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ कम है तो हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी अपने स्कूल से ही टीचर्स से लाइन लगवा के बच्चों को निकलवाते हैं, 2 टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं, वो क्रॉस करवाते हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है। सर, स्कूल में 300 बच्चे। कुछ अभिभावक तो हर रोज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाते हैं। तो वहीं स्कूल के हेड संतोष की माने तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के नाम पर एक एप्लीकेशन बघोला पुलिस चौकी को दी है, लेकिन उन्होंने स्टाफ कम होने की बात कही है। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से छुट्टी के वक्त उनके शिक्षक लाइन निकलवा कर बच्चों को हाईवे पार कराते हैं। सुबह के वक्त खुद पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने पहुंचते हैं। तो अभिभावकों का यह कहना है कि बच्चों को रोड पार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस की ओर से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाईवे पार कराना राम भरोसे है। हर दिन बच्चों को स्कूल जाना और छोड़ना बहुत मुश्किल है। पुलिस को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ना तो कोई कट है और ना ही कोई ओवरब्रिज, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और विश्व कप फाइनल की हार को भुलाते हुए टीम इंडिया अब आगे बढ़ रही है। टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड ने T20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। दूसरे T20 के लिए भी तैयारी पूरी नजर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज गुरुवार को शुरू हुई। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। भारत के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 8 विकेट पर ही मैच को अपने नाम कर लिया।
209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज 15 गेंद के अंदर पवेलियन लौट गए। ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर में खाता खोले बगैर ही रन आउट हो गए। वो एक गेंद का सामना भी नहीं कर पाए। तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। यशस्वी ने 8 गेंद पर 21 रन बनाए। 2 विकेट गिरने के बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंद पर 80 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए। ईशान किशन ने 39 गेंद पर 58 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के उड़ाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में खेला जाएगा। यहाँ के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच आयोजित होगा। 26 नवंबर को शाम 7 बजे मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक महज 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले। बात करें तो इस मैदान पर गेंदबाज ज्यादा हावी रहते हैं। यहां पहली पारी का सर्वोच्च स्कोर जो रहता है वो 170 के आसपास रहता है। इस मैदान पर पिछली बार टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को महज 106 रन पर ही रोक दिया था और बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। इस पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में टॉप 3 पर तीनों तेज गेंदबाज हैं। तो ये वो दिन भर की सुर्खियां रही जिनके बारे में विस्तार से हमने इस शो के जरिए आपको बताया। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।